तो हमने ये पढ़ना है आज केमिकल नेचर और सॉल्युबिलिटी मतलब यानी उस बेसिस पे डिराइव्ड प्रोटीन्स कौन-कौन से हैं। डिराइव्ड प्रोटीन्स वो हुए अगर हम उन्हें डिनेचर करें, डिग्रेड करें यानी वो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें और जो फिर प्रोडक्ट निकले उनसे, उनको हम डिराइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। जो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स है, ये या तो ये कोगुलेटेड प्रोटीन्स यानी जब उनको हमने हीट दी, उनकी कोगुलेशन हुई या कुछ एसिड्स या अल्कलीज से ट्रीट किया जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटकर वो डिनेचर्ड हुए। तो या पहले जो प्रोडक्ट्स प्रोटीन के आफ्टर हाइड्रोलाइसिस हमें मिलते हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कोगुलेटेड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आएंगे और मेटा प्रोटीन्स आएंगे। कोगुलेटेड प्रोटीन्स जो है ये मोस्टली हीट एसिड अल्कली से हमें डिराइव हो जाते हैं और प्रोटीन्स जो है ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स है लेकिन इसमें एंजाइम्स की वजह से हमें ये डिराइव होते हैं और एसिड्स और अल्कलीज। और प्रोटीन्स का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं तो ये सेपरेट इजीली हम कर सकते हैं। जो मेटा प्रोटीन है सेकेंड स्टेज प्रोटीन है हाइड्रोलिसिस के, ये ऑब्टेन्ड हो जाते हैं मोस्टली अगर हम स्ट्रॉन्गर एसिड्स यूज़ करें। इनको हम मेटा प्रोटीन्स प्रोटीन्स जो मोस्टली हमें मिलते हैं एसिड्स और अल्कली से, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स या अल्कलाइंस यूज़ करें तो हमें उससे क्या होता है मेटा प्रोटीन्स क्रिएट होते हैं। जो सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स है जैसे कि प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है प्रोटीन हाइड्रोलिसिस की, या प्रोटेजेस पेप्टोन्स है या पॉलीपेप्टाइड्स पेप्टाइड्स है, वो इसमें आ जाते हैं। यानी जो टूटे जो ब्रेकिंग या हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स की हो जाती है तो हमें वो पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स ये तो डाइजेशन में भी हो जाता है। तो फिर और एक क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स की होती है वो है न्यूट्रिशनल, बिल्कुल जैसे अमाइनो एसिड्स की न्यूट्रिशनल बेस्ड क्लासिफिकेशन थी वैसे प्रोटीन्स की भी होती है। इसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स जो टोटली है। जो कंप्लीट प्रोटीन्स है ये जितने भी 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनके बने होते हैं और ये प्रमोट करते हैं गुड ग्रोथ, मतलब इससे जो ग्रोथ है वो अच्छी प्रमोट हो जाती है। इसीलिए ये प्रेजेंट होता है एग एल्ब्यूमिन या मिल्क सीजन। इसीलिए हम बच्चों को मोस्टली कहते हैं कि दे शुड टेक एग्स डेली एंड ऑल्सो शुड टेक मिल्क क्योंकि वो ग्रोइंग होते हैं, ये प्रमोट करते हैं उनमें ग्रोथ। और जो पार्शियल इनकम्प्लीट प्रोटीन्स है ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें 1 या एक से ज़ायद एसेंशियल अमाइनो एसिड्स लैक हो रहे हैं। इनकी एग्जाम्पल है व्हीट राइस प्रोटीन्स। तो ये तो ग्रोथ करते हैं मगर मॉडरेट, हम इनको कंप्लीट प्रोटीन्स के बराबर तो नहीं लेते लेकिन इनकी वजह से भी ग्रोथ होती है मगर मॉडरेट फुल्ली नहीं होती है। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स जो है ये वो प्रोटीन्स है जिनमें मोस्टली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स लैक हो रहे हैं, जैसे जिलेटिन है इसमें ट्रिप्टोफान लैक है और ज़ेन जो मेज़ में प्रेजेंट होता है प्रोटीन है इसमें ट्रिप्टोफान और लाइसिन मतलब मिसिंग है। तो इसकी वजह से जो ये ग्रोथ इनकम्प्लीट प्रोटीन्स की वजह से जो ग्रोथ होती है वो पुअर है। हम कह सकते हैं कि ये प्रमोट नहीं करता है ग्रोथ, इसमें उतनी ये ग्रोथ सपोर्टर नहीं है, प्रमोट नहीं कर पाता है। लेकिन 2 में होती है, पार्शियली में मॉडरेट, कंप्लीट में कंप्लीट ग्रोथ, गुड ग्रोथ हम कह सकते हैं, इनकम्प्लीट में नो ग्रोथ हम कह सकते हैं। तो हम जो फूड लेते हैं उसमें मोस्टली हम कंप्लीट प्रोटीन्स लेते हैं और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स राइस और व्हीट की शक्ल में। अब है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनिजम्स में। तो ग्लूटाथियोन एक ऐसा प्रोटीन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है
क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम भी, यानी डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी में जो कुछ टॉक्सिक इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स बनते हैं। मतलब जब मेटाबॉलिज्म होता है तो रिएक्शंस के दौरान कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए ग्लूटाथियोन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो ग्लूटाथियोन है ये एक ट्राइपेप्टाइड है, एक ग्लूटामेट, सिस्टीन और ग्लाइसिन 3 अमीनो एसिड्स का बना है। गामा ग्लूटामाइल इसलिए है क्योंकि गामा गामा कार्बन है ग्लूटामेट का, वहाँ पर सिस्टीन और ग्लाइसिन दे आर अटैच्ड, वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं वहाँ पर। तो ये सर्व करता है ग्लूटाथियोन कोएंजाइम बहुत सारे एंजाइम्स के लिए। मतलब कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं उनके लिए ग्लूटाथियोन की प्रेजेंस ज़रूरी है, तब वो एक्शन कर सकते हैं। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स है जो प्रोस्टेट ग्लैंड में, यस रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो जैसे कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ग्लूटाथियोन की। और यहाँ तक कि जो ग्लूटाथियोन का जो काम है, ये सल्फाहाइड्रल ग्रुप जो एसएच ग्रुप है उसको प्रिवेंट करता है कि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो। अगर सल्फाहाइड्रल ग्रुप एसएच ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो एसएस बॉन्ड यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। तो इनका काम है कि इसको सल्फाहाइड्रल ही रहने देना, ताकि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड में ना कन्वर्ट हो जाए। और इसका आरबीसी मेम्ब्रेन जो हमारी ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, उनका मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो उनका मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है आरबीसीज का, उस स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करता है ग्लूटाथियोन। सिर्फ इतना ही नहीं, आरबीसी में एक ब्लड पिगमेंट जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है ये एक तो ब्लड पिगमेंट है, प्लस ये मेटलोप्रोटीन भी है, इसमें मेटल है इन द फॉर्म ऑफ आयरन। तो ये जो ग्लूटाथियोन है ये प्रोटेक्ट करता है हीमोग्लोबिन को, ताकि ऑक्सीडाइज ना हो जाए, जैसे H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड। हमें पता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बाय प्रोडक्ट निकलता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको फिर ग्लूटाथियोन जो है या कैटलेज प्रोक्सिसोम्स में जो कैटलेज एंजाइम होता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज को कन्वर्ट करता है इनटू वाटर। क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज जो है पेरोक्साइड है, ये हार्मफुल होता है ह्यूमंस में। तो अगर हम देखेंगे ग्लूटाथियोन ये जो इन्वॉल्वड होता है इन ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड्स में, या इंटेस्टाइन और किडनी ट्यूब्यूल्स में भी ये अहम रोल प्ले करता है। इसका काम क्या है, अमीनो एसिड्स को इंटेस्टाइन और किडनी ट्यूब्यूल्स में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, जिसको हम गामा ग्लूटामाइल साइकिल कहते हैं। ये साइकिल जो है ये अमीनो एसिड्स को इंटेस्टाइन और किडनी तक पहुंचाता। होता क्या है, जो ग्लूटामेट है वो अमीनो एसिड है, वो इंटेस्टाइन्स के या किडनी ट्यूब्यूल्स में ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली नहीं हो पाता, तो उसको पहले कीटो एसिड बनना पड़ता है। कीटो एसिड से ये वापस फिर अमीनो एसिड बन जाता है जब ये एंटर हो जाता है, जब ये इंटेस्टाइन या किडनी ट्यूब्यूल्स में ग्लूटामेट एंटर करवाना है, तो उसके लिए इसको कीटो एसिड बनना है। कीटो एसिड जब बन जाता है ये एंटर हो जाता है, फिर वहाँ पर ये फिर से इसकी रिएक्शन हो जाती है, फिर से ये अमीनो एसिड बन जाता है। तो इस साइकिल को गामा ग्लूटामाइल साइकिल कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने में। ग्लूटाथियोन जो है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, यानी जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनको लेस हार्मफुल या हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, जैसे कि हमारी बॉडी में बन जाते हैं एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स, फॉस्फेट्स बनते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स बनते हैं, तो उनको मर्कैप्टूरिक एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, जो इजीली मतलब फिर हमारी बॉडी से रिमूव हो पाते हैं, बिकॉज दे आर लेस टॉक्सिक और हार्मलेस। तो जो टॉक्सिक पेरोक्साइड्स जैसे H2O2 या फ्री रेडिकल्स, हमें पता है कि जो फ्री रेडिकल्स है
इनकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस होती है, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस, वो भी फ्री रेडिकल्स की वजह से ही हो जाती है। जब ये जमा होते हैं नीज में, तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है उसको लगता है फ्री रेडिकल्स जो सेल्स में जमा हुई है, ये मतलब क्या होता है, उनको लगता है ये पैथोजन है, तो वो इनको खाने लगते हैं इन सेल्स को। तो इसीलिए ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है, इनको रिमूव करने के लिए ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज का इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पर क्या होता है, H2O2 कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और जो ग्लूटाथियोन है GSH, क्योंकि ग्लूटाथियोन में सल्फा हाइड्रल ये ग्रुप होता है, वो ये हम कह सकते हैं कन्वर्ट हो जाता है इनटू डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है वहाँ पर। और बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिनकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी में है, जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको TRH बोलते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं। इसका काम क्या है, जो हाइपोथैलेमस है हमारी ब्रेन में, हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है इसको, TRH को। ये TRH एक ट्राइपेप्टाइड है। जब हाइपोथैलेमस इसको सिक्रीट करता है, इस सिक्रीशन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो थायरोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज करता है। वो हार्मोन्स रिलीज कर देता है, जिससे बाकी जो रेस्ट, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, वो कंट्रोल करता है। जैसे थायराइड ग्लैंड्स है, उनको भी कंट्रोल करते हैं। बाकी जो गोनाडोट्रोपिक ग्लैंड्स है, उनको भी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। और ग्रोथ हार्मोन्स भी पिट्यूटरी ग्लैंड स्क्रीट करता है, जिससे ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की ग्रोथ मेंटेन रहती है। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए हमें थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन चाहिए, जो कि एक ट्राइपेप्टाइड है। ऐसे एक और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये भी हमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करवाता है, मगर ये बस जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल पे होते हैं। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये 9 अमीनो एसिड्स का बना है, नैनोपेप्टाइड इसको हम कहते हैं। इसका काम है ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम यूट्रस की जो मसल्स है उनको कंट्रैक्ट करना, ताकि जो फीटस है वो बाहर निकल जाए। वैसोप्रेसिन भी एक ऐसा एंजाइम है, वो भी प्रोटीन है, ये सारे प्रोटीन है। ये भी हार्मोन है, एक्ट करता है एज ए एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये 9 अमीनो एसिड्स यानी नैनोपेप्टाइड है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है, इस ये एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी पे एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ से रिलीज होता है। ये किडनीज को स्टिमुलेट करता है, ताकि जो वाटर है वो रिटेन हो जाए, यानी क्योंकि हमें पता है किडनी में फिल्ट्रेशन हो जाती है, उस दौरान यूरिन बनता है। तो यूरिन तो लिक्विड पार्ट है, यानी यूरिन में मिक्सअप है वाटर भी और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो किडनी का काम है कि वाटर बैलेंस मेंटेन करना, यानी बॉडी से ज़्यादा पानी, एक्सेस पानी बाहर ना निकले, एक्सेस पानी यूरिन ना निकले, यानी बैलेंस्ड वाटर रहे। तो बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर जो है वो किडनी रिटेन करती है, फिर रेस्ट अमाउंट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन पास हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज भी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो वैसोप्रेसिन है, ये हमें हेल्प करता है इन ऑल्सो मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। और और इसमें एंजियोटेंसिन भी एक किस्म के प्रोटीन्स है। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है, ये 10 अमीनो एसिड्स का बना होता है, जिसकी हाइड्रोलिसिस करके उसको हम 8 अमीनो एसिड का पेप्टाइड बनाते हैं, जिसको हम एंजियोटेंसिन सेकंड कहते हैं। यानी एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो एक्टिव नहीं होता है, बल्कि उसको ब्रेक करके जब वो 8 अमीनो एसिड का बनता है, तब वो एंजियोटेंसिन सेकंड और वो एक्टिव होता है। इसका काम क्या है, ये एल्डोस्टेरॉन जो एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर ही होता है, वहाँ से ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है वो रिलीज करता है। और ऐसे ही मिथोनाइन एनकेफेलिन है,
ये पेंटापेप्टाइड यानी 5 अमाइनो एसिड का बना है। ओपेट हुआ, इसकी फंक्शन इज लाइक ए ओपेट। ओपेट जो है इसका मतलब है ये एक्ट कर रहा है एज अ पेन किलर। और हमने देखा कि ये जो पेंटापेप्टाइड ब्रेन में है, ये सेंस ऑफ पेन जो है वो इनहिबिट करता है। इससे फीलिंग ऑफ पेन रिड्यूस हो जाती है। ब्रैडिकाइनिन और कैलिडिन, जो ब्रैडिकाइनिन है नैनोपेप्टाइड 9 अमाइनो एसिड वाला है, और कैलिडिन जो है वो डेकापेप्टाइड है। तो ये एक्ट करते हैं वैसोडाइलेटर्स। अब वैसोडाइलेटर क्या हुआ? जो वैसोडाइलेटर हुआ ये वेसल्स को वाइड कर देता है, फुला देता है। वाइड करना मतलब अगर जो वैसो कंस्ट्रक्टर भी होता है उसका काम है वेसल्स को श्रिंक करना, मतलब उनकी जो हॉलो कैविटी है वो नैरो हो जाती है। लेकिन डायलेटर में, डायलेशन जिसको बोलते हैं, उसमें जो वेसल्स की हॉलो कैविटी है वो वाइड हो जाती है, फूल जाती है। दे आर फॉर्म, ये प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय प्लाज्मा प्रोटीन, मोस्टली स्नेक विनोम जो है उसमें ये एंजाइम्स है। जब स्नेक बाइट करता है तो उस ऑर्गेनिज्म को जो ये वेसल्स है वाइड हो जाती है, और अगर वाइड होंगी तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है अब्रप्ट। तो एंटीबायोटिक्स भी इसमें प्रोटीन्स से बनते हैं, जैसे ग्रामिसिडिन, एक्टिनोमाइसिन, ब्रेसिड ब्रेसिडेसिन और टायरोसिडिन जो है, ये सारे पेप्टाइड इन नेचर, मतलब ये इनका काम क्या है, ये पेप्टाइडिक इन नेचर है। ये प्रोटीन्स के ही बने हैं, चाहे वो बेसिट्रेसिन है, टायरोसिडिन है, ग्रामिसिडिन है, एक्टिनोमाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं, हम इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट सर्टन बैक्टीरिया, सर्टन वायरसेस। अस्पार्टेम जो है ये एक किस्म का डाइपेप्टाइड है, 2 अमाइनो एसिड का बना है। ये बना है एस्पार्टिक एसिड और एलानिन, लेकिन एलानिन में फिनाइल ग्रुप ऐड है, तो यानी यहाँ ये जो एलानिन है हम कह सकते हैं ये किस कैटेगरी का अमाइनो एसिड, ये डिराइव्ड कैटेगरी या डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड्स में आता है। अस्पार्टेम देखा गया है सक्रोज से 200 टाइम स्वीट होता है, मीठा होता है, इसलिए जो हम कोका कोला ड्रिंक्स पीते हैं, पेप्सी, डिव आप पीते हो, उसमें ये ऐड किया गया होता है फॉर स्वीटनेस। और ये लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर एज अ इस्तेमाल होता है इसमें। और जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स, यानी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, इसमें गैस्ट्रिन है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन जो भी हार्मोन्स हैं, क्योंकि वो हार्मोन्स ही इनिशिएट करवाते हैं, सिग्नल्स देते हैं एंजाइम्स ताकि रिलीज हो जाए और एंजाइम्स अपना एक्शन करे डाइजेशन का। और अब आज ये तो कंप्लीट हुआ, प्रोटीन क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुई टोटल। अब हमें इसमें पढ़ना है ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शंस और डे अमाइनेशन रिएक्शंस। तो आज हम उठाते हैं डे अमाइनेशन रिएक्शन। जो डे अमाइनेशन नाम से ही अगर देखेंगे, यानी अमाइनो ग्रुप निकल रहा है बाहर, डे अमाइनेशन यानी अमाइनो ग्रुप बाहर निकल रहा है। तो इसमें अमाइनो एसिड से हम अमाइनो ग्रुप बाहर निकालते हैं। तो अमाइनो ग्रुप क्या है? NH2 है, और NH2 जब निकलता है तो यानी वो किसी के साथ रिएक्ट तो करेगा, तो वो H के साथ रिएक्ट करता है, निकलने के दौरान दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करता है और अमोनिया बना देता है। यानी इससे क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप जो रिमूव हो जाता है तो वो लिबरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया की क्या ज़रूरत पड़ती है यूरिया की सिंथेसिस करने में, क्योंकि जब हमें यूरिया साइकिल हमें आगे पढ़ना है तो तब हम देखेंगे कि अमोनिया जो है वो क्या रोल प्ले करता है इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। और जो अमाइनो एसिड्स का फिर रह जाता है विदाउट अमाइनो ग्रुप, क्योंकि अमाइनो ग्रुप तो निकल गया इन द शेप ऑफ अमोनिया, तो वहाँ पर जो कार्बन स्केलेटन रहता है अमाइनो एसिड्स का विदाउट अमाइनो ग्रुप, उसको हम कीटो एसिड कहते हैं। यानी कीटो एसिड्स का जो कार्बन स्केलेटन होता है सिमिलर टू अमाइनो एसिड है, मगर फर्क है कि अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है, कीटो एसिड में अमाइनो ग्रुप
नहीं होता है। डिअमाइनेशन रिएक्शन जो है ये मोस्टली हमें दो टाइप्स के आते हैं, ऑक्सीडेटिव डिअमाइनेशन रिएक्शन और नॉन ऑक्सीडेटिव डिअमाइनेशन रिएक्शन। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी जो ऑक्सीडेटिव डिअमाइनेशन रिएक्शन है ये बहुत सारे एंजाइम से होते हैं। तो हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट एंजाइम ऑक्सीडेटिव डिअमाइनेशन रिएक्शन में रोल प्ले करता है वो कौन है, कैसे काम करता है। तो ऑक्सीडेटिव डिअमाइनेशन जो है इसमें अमोनिया निकल जाता है मगर साथ में ऑक्सीडेशन, यहाँ यहाँ क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है और साथ में अमोनिया बाहर निकल जाता है। ये जो डिअमाइनेशन रिएक्शन है ये लिवर और किडनी में ही हो जाती है। इनका मेन पर्पस है अमोनिया को यूरिया सिंथेसिस के लिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, एनर्जी जनरेशन भी हो जाती है और कीटो एसिड्स भी बन जाते हैं। तीन चीज़ें यहाँ पर हो जाती है, यूरिया की सिंथेसिस और होने मतलब ये जो डिअमाइनेशन रिएक्शन है क्यों होती है, उसके लिए हो जाता है, यूरिया सिंथेसिस के लिए, और कीटो एसिड्स बन जाते हैं और एनर्जी भी लिबरेट हो जाती है, एनर्जी भी जनरेट हो जाती है। तो इसमें एक अहम किरदार जो एंजाइम रोल प्ले करता है दैट इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, रोल ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। जो अमाइनो ग्रुप्स है अमाइनो एसिड्स के, ये ट्रांसफर हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, वो अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप उठाता है और उसको ट्रांसफर करता है किसको, अल्फा कीटो कीटो ग्लूटारेट को, ताकि ग्लूटामेट बने। क्योंकि ग्लूटामेट क्या है, पहले हमें देखना है कि ये जो ग्लूटामेट है ये अमाइनो एसिड है, ये कैसे हम बना सकते हैं। क्योंकि कीटो एसिड को अगर अमाइनो ग्रुप ऐड करेंगे तो वो अमाइनो एसिड बनेगा, और अमाइनो एसिड को अगर अमाइनो ग्रुप रिमूव करेंगे तो वो कीटो एसिड बनेगा। यानी डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स और फॉर्मेशन ऑफ न्यू अमाइनो एसिड की प्रोसेस यहाँ पर होगी। ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड है, उसको बनाने के लिए हमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट कहाँ से मिलेगा, हम देखते हैं कि जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो बनता है हमें टीसीए साइकिल में भी बनता है, तो वहाँ का लिंक है। तो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म और टीसीए साइकिल की लिंक है। तो ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड है, यानी वो कीटो एसिड से बन जाएगा। और फिर उसके बाद ग्लूटामेट जब बन जाएगा, क्योंकि तब हमने जब टीसीए साइकिल पढ़ा तब हमने कहा था कि इट इज प्रिकर्सर, मतलब टीसीए साइकिल आल्सो प्रोड्यूसेस सर्टेन प्रिकर्सर्स फॉर अमाइनो एसिड फॉर्मेशन। यानी यहाँ पर ये बात वो साबित हो रही है, हम कैसे अल्फा कीटो ग्लूटारेट को से अमाइनो एसिड ग्लूटामेट बनाते हैं। अब जब ग्लूटामेट बन गया, वो बनता है फिर कलेक्शन सेंटर अमाइनो ग्रुप्स का, जो बाकी ये अमाइनो एसिड्स है उनमें से उनसे जो अमाइनो ग्रुप्स है उनको वो कलेक्ट करता है। यानी जो जब कलेक्ट करेगा उनसे ये अमाइनो एसिड, तो वो कीटो एसिड वापस बन जाएंगे। तो ग्लूटामेट जो है जब ये कलेक्ट करता है अमाइनो एसिड्स, तो साथ ही साथ ऑक्सीडेशन होने लगती है। तो इस जो रिएक्शन है इसको कौन एंजाइम कैटालाइज करता है, दैट इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तब जाके अमोनिया लिबरेट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन गौर से कि कैसे ग्लूटामिक एसिड भी हम इसको कह सकते हैं, इट्स अ डाई कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और हम देख सकते हैं अमाइनो ग्रुप NH2 कार्बन नंबर 2 पे इसको अटैच्ड है। इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो को एंजाइम्स की हेल्प से वो एक्शन करता है। इस एंजाइम को ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को NAD निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड या NADP
निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP यूटिलाइज वो ये करते हैं और इनको ऑक्सीडाइज करते हैं। हमें पता है NAD ऑक्सीडा ये रिड्यूस होता है तो NADH+H और फिर ये NAD जो है ये ऑक्सीडाइज होगा ETC में। ETC में वहाँ इसको एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP रिलीज होंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ पर जो ये ऑक्सीडेटिव डिअमाइनेशन रिएक्शंस होती है वहाँ पर एनर्जी की जनरेशन भी हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्लूटामिक एसिड जो है वो डायरेक्टली अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड नहीं बनता है बल्कि इंटरमीडिएट बनता है। ये जो दोनों रिएक्शंस है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है क्योंकि हम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को वापस ग्लूटामेट बना सकते हैं और ग्लूटामेट को वापस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की बदौलत। मगर डायरेक्टली ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड नहीं बनता बल्कि एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम अल्फा इम्यूनोग्लूटारिक एसिड। इम्यूनो ग्रुप क्या है? जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स पढ़ रहे थे तब इम्यूनो ग्रुप NH ग्रुप होता है। अब देखो कार्बन नंबर 2 पे NH है, यानी यहाँ पर जो ग्लूटामिक एसिड है वहाँ पर NH2 जो है वहाँ एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, यानी वो ज्वाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ बच जाता है NH और फिर NH के साथ फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है विद NH, वहाँ से हमें ये NH3 निकल जाता है, लिबरेट हो जाता है, तब जाके हमें कीटोग्लूटारिक एसिड मिलता है। यानी अमोनिया जो है लिबरेशन होती है उसकी स्टेप वाइज में होती है। NH2 से पहले इम्यूनिक एसिड और इम्यूनो एसिड से फिर जब वाटर मॉलिक्यूल फिर से रिएक्ट करता है तब रिलीज हो जाता है NH3 मॉलिक्यूल और हमें मिलता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो हम देखते हैं जो ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये यूनिक एंजाइम है क्योंकि ऑक्सीडेटिव डिअमाइनेशन रिएक्शन में काम करता है और ये यूटिलाइज करता है NAD या NADP एज अ को एंजाइम। इसके बगैर ये एंजाइम एक्टिव नहीं होता है। इसका कन्वर्जन जो है ग्लूटामेट का तो अल्फा इम्यूनोग्लूटारेट फिर उससे अल्फा कीटोग्लूटारेट। हम देखते हैं कि जो GDH की प्रेजेंस में ये सब रिएक्शंस होती हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है और यहाँ पर लिंक है ग्लूटामेट की विद TCA साइकिल क्योंकि वहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारेट जो बनता है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं ग्लूटामेट बनाने में और ग्लूटामेट को फिर वापस अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाने में। और जो फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट से जो अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया मगर ग्लूटामेट से वो अल्फा कीटोग्लूटारेट फिर TCA साइकिल में जाएगा ताकि एनर्जी जनरेट हो जाए। अगर अब TCA साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटारेट बना क्योंकि वहां पर भी बनता है वो तब यूटिलाइज होगा ग्लूटामेट बनाने में, यानी जब हमारे में अमाइनो एसिड अवेलेबल नहीं होगा ग्लूटामेट तब हम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामेट बना सकते हैं। अब जो ये GDH ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इसकी जो रेगुलेशन है अगर देखेंगे ये कैसे काम करता है, ये जिंक कंटेनिंग एंजाइम है यानी ये मेटल और प्रोटीन में भी आता है क्योंकि इसमें मेटल जिंक अटैच्ड है। ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और ये एंजाइम 6 सब यूनिट्स यानी जो सब यूनिट एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तो ये 6 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट चेन्स का बना होता है जो आइडेंटिकल हर एक चेन सेम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 56,000 है। और जो इस ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की रेगुलेशन है ये डिपेंड होती है एनर्जी मॉलिक्यूल GTP ATP जो इसको रोक देता है। अगर GTP और ATP प्रेजेंट हो तो ये एंजाइम जो है ये ऑक्सीडेटिव डिअमाइनेशन रिएक्शन नहीं कर पाता है क्योंकि इनहिबिट रोक जाता है।
लेकिन अगर GDP यानी ग्वानिन डाइफॉस्फेट और एडनिन डाइफॉस्फेट होंगे, न कि ट्राइफॉस्फेट, तब ये एक्टिव हो जाता है और ये ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन कंटिन्यू करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन जो है सिर्फ GDH ही कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको हम ऑक्सीडेज एंजाइम्स कहते हैं, वो भी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन करते हैं। हमने देखा है कि दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, एक को हम एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज कहते हैं, जो एल अमाइनो एसिड्स यानी लीवो जो एल आइसोमर है अमाइनो एसिड का, उसको ये ऑक्सीडाइज करते हैं। और प्लस जो डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है, वो भी ऑक्सीडेज करता है, यानी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हो जाती है, मगर वो सिर्फ डी आइसोमर वाले ही अमाइनो एसिड्स पे करते हैं। वो क्या बनाते हैं, एक तो कीटो एसिड देते हैं, अल्फा कीटो एसिड, और प्लस हमें अमोनिया भी देते हैं। और साथ साथ में हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है, जब ये ऑक्सीडेजेस जब यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेजेस अलावा एक्ट करेंगे, तब क्या होता है, तब ऑक्सीजन O2 वो रिड्यूस होता है H2O2 में, वो बन जाता है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है टॉक्सिक है, और ये क्या कहाँ जाता है, पेरोक्सिसोम में, वहाँ पर ऑर्गेनेली जो पेरोक्सिसोम, वहाँ पर इसकी एक्शन होती है। पेरोक्सिसोम में कौन सा एंजाइम है, कैटालेज, और कैटालेज जो है वो इसको कन्वर्ट वापस करता है H2 में वाटर मॉलिक्यूल में, और प्लस O ऑक्सीजन हमें यहाँ वापस रिलीज हो जाता है। इस दौरान जो FMN है, यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, या फैड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, वो भी रिड्यूस हो जाते हैं FMNH2। और ये FMNH2 जो है, ये अल्टीमेटली इसका काम क्या है, ये अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, हमें जहाँ इसकी एनर्जी रिलीज होगी, ऑक्सीडाइज वहाँ पर होगा, और इसकी ATP मॉलिक्यूल FMNH2 जो है, ये हमें लगभग 1.5 ATP एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स देते हैं। तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करेंगे, जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से अगर ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होगी, तो हमें NADH जो NAD है या NADP है, वो रिड्यूस होगा टू NADH, और NADH2 जो है वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा थ्रू ETC ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर उनकी ऑक्सीडेशन होकर वो 3 ATP मॉलिक्यूल देगा। तो यहाँ पर एनर्जी जनरेशन भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो दूसरा जो जहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेजेस एंजाइम का एक्ट करेंगे, जिनको हम अमाइनो एसिड ऑक्सीडेजेस कहते हैं, वहाँ पर जो है, वहाँ पर FMNH2 जनरेट होगा, वो बन जाएगा, क्योंकि वो ये जो एंजाइम्स है, ये FMN और FAD के प्रेजेंस में काम एक्शन करते हैं, यानी यहाँ पर हम ऑक्सीडेजेस का को एंजाइम कह सकते हैं, FMN और FAD है, जो कन्वर्ट हो जाएगा। FMN अगर होगा तो FMNH2, अगर FAD होगा तो FADH2। ये फिर इनका फेट अल्टीमेटली ETC है, जहाँ ये 2 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट करेंगे, और साइमल्टेनियसली कैटालेज जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमें यहाँ ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन के दौरान जनरेट हुआ था, वो फिर कैटालाइज होगा, वापस वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और साथ में हमारा अमोनिया भी निकल जाएगा, क्योंकि अमीनो एसिड्स कीटो एसिड में जब बनेंगे तो अमोनिया भी लिबरेट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये दो टाइप्स की ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन है, दो एंजाइम्स कैटेगरीज की, एक डिहाइड्रोजिनेज कैटेगरी ऑफ एंजाइम और दूसरा ऑक्सीडेज कैटेगरी ऑफ एंजाइम। फिर हमारा दूसरी टाइप की रिएक्शन है जो हमने स्टार्टिंग में आपको कही, वो है नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन। ये जो
है यहाँ पर भी अमोनिया लिबरेट होगा, वहां पर भी अमोनिया लिबरेट होगा, मगर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं होगी। यहाँ पर हमें जो है 3 तरह के एंजाइम्स रोल प्ले करेंगे। एक एंजाइम को डिहाइड्रेजेस कहेंगे, अमाइनो एसिड डिहाइड्रेजेस कहेंगे। जो ये है, इसमें कौन से अमाइनो एसिड्स अंडरगो करेंगे डीअमाइनेशन? मोस्टली वो अमाइनो एसिड्स जिनके पास OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा, वो वाले अमाइनो एसिड्स अंडरगो होंगे नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? सीरीन है, थ्रियोनीन, ये मोस्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है। और होमोसीरीन जो है वो डेरिवेटिव है सीरीन का, सीरीन को मतलब उसी का एक वेरिएंट है वो। उसकी जब हम ये नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हो जाती है, तो इन प्रेजेंस ऑफ किस एंजाइम की प्रेजेंस में? अमाइनो एसिड डिहाइड्रेज की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे रेस्पेक्टिव कीटो एसिड्स, यानी जो उनका मतलब इनमें जो अमाइनो ग्रुप है सीरीन में, थ्रियोनीन में, वो रिमूव हो जाएगा और फिर रहेगा क्या? अल्टीमेटली हमें कीटो एसिड रहेगा और अमोनिया सीधे लिबरेट होगा। जो ये अमाइनो एसिड डिहाइड्रेज एंजाइम है, ये PLP डिपेंडेंट है। PLP क्या है? पी फॉर पायरिडॉक्सल 5 फॉस्फेट। ये जो है PLP, ये पायरिडॉक्सल 5 फॉस्फेट इसको कहते हैं। यानी ये इसमें जो 5 पे जो 5 कार्बन नंबर है वहां पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। ये एक्ट करता है पायरिडॉक्सल जो है, ये अगर हम वाइटामिन आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, दे एक्ट एज अ कोएंजाइम्स, बिल्कुल वैसे जैसे NAD FAD है, पायरिडॉक्सल भी यहाँ पर एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। तो हम कहते हैं ये PLP डिपेंडेंट एंजाइम है, डिहाइड्रेज है, क्योंकि इसके बिना ये एक्शन नहीं करेगा। तो फिर आता है एक और वो अमाइनो एसिड्स, मतलब जिनको नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होती है, वो अमाइनो एसिड्स जिनके पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनके पास सल्फर या सल्फर हाइड्रल ग्रुप है या डाइसल्फाइड ग्रुप है। इसमें सिस्टीन है और सिस्टाइन है और मिथोनिन भी है, उसमें भी सल्फर होता है, मगर उसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी है, यानी उसमें दोनों हो सकते हैं। मिथोनिन की अगर बात करेंगे, सल्फर भी है और उसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सल्फाहाइड्रेजेस है, डिसल्फाहाइड्रेजेस, यानी वो एंजाइम्स जो इन सल्फाहाइड्रल जो SH ग्रुप या SS ग्रुप है उनको हाइड्रोलाइज करता है, तोड़ देता है और साथ में रिलीज हो जाता है साइमल्टेनियसली अमोनिया रिलीज हो जाता है, इसलिए इनको डिसल्फाहाइड्रेजेस कहते हैं। ये जो हमें पता है पहले, जो सल्फाहाइड्रल या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, तो इजीली उनको तोड़ना आसान नहीं है। तो उनके लिए एक स्पेशल एंजाइम्स है डिसल्फाहाइड्रेजेस, जो इनको डीअमाइन करते हैं। साथ में एक तो अमोनिया निकलता है और H2S निकलता है, क्योंकि हमने जो सल्फाहाइड्रल बॉन्ड है वो भी ब्रेक किए होते हैं, तो H2S निकलता है और अमोनिया NH3 निकलता है और प्लस कीटो एसिड बन जाता है। और इसमें कीटो एसिड की अगर हम एग्जांपल देंगे, पायरुवेट इज आल्सो ए कीटो एसिड। अब देखो, जो ग्लाइकोलिसिस हमने किया उसमें ग्लूकोज अल्टीमेटली पायरुवेट में बनता है। पायरुवेट भी एक एग्जाम्पल है सिंपल कीटो एसिड की। यहाँ जब अमाइनो एसिड सिस्टीन जो सल्फर कंटेनिंग है, एक तो उसका सल्फर बॉन्ड टूटा तो वहां से निकला H2S रिएक्शंस करने के लिए साथ साथ, और अमोनिया निकला, और क्या बचा फिर? रेस्ट जो बच गया इसका कार्बन स्केलेटन, वो पायरुवेट निकलता है। ऐसे ही तीसरा है डीअमाइनेशन ऑफ हिस्टिडीन।
हिस्टिडीन के लिए प्रॉपर पर्टिकुलर ये हिस्टिडेज एंजाइम है, वो एक्ट करता है हिस्टिडीन अमाइनो एसिड को, और डायरेक्टली हमें मिलता है अमोनिया यूरा, और अमोनिया लिबरेट होता है, और प्लस यूराकेनेट, यानी हिस्टिडीन जब अमोनिया ग्रुप रिमूव हो जाएगा उसको, तो जो स्केलेटन स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम यूराकेनेट या यूराकेनिक एसिड कहते हैं। तो ये वो रिएक्शंस थी जो नॉन ऑक्सीडेटिव डेअमाइनेशन रिएक्शंस में आती है, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेअमाइनेशन हो जाती है मगर ऑक्सीडेशन नहीं होती है। और जो ऊपर वाला हमने देखा ऑक्सीडेटिव डेअमाइनेशन, वहाँ पर भी डेअमाइनेशन होती है। दोनों प्रोसेसेस में लिबरेशन ऑफ अमोनिया है, अमाइनो ग्रुप रिमूव करना है, लेकिन अब है कि एक में ऑक्सीडेशन हो रही है, वहाँ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट है जो मतलब हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन में भी साइमल्टेनियसली। और दूसरी है नॉन ऑक्सीडेटिव डेअमाइनेशन, वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है, जैसे हाइड्रोक्साइल कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, और बेसिक अमाइनो एसिड हिस्टिडीन जो है उनमें उन पे ये हो जाती है नॉन ऑक्सीडेटिव डेअमाइनेशन रिएक्शन। अल्टीमेटली जो फॉर्म होगा हमें अमोनिया, इसमें उसको अल्टीमेटली जाना कहाँ है, उसको फिर हम क्या करते हैं, यूरिया साइकिल में उसको जाना है अल्टीमेटली। तो हमें पता है कि नॉर्मली हम जो ये डेअमाइनेशन रिएक्शंस होती है, इनका मेन काम है कि अमाइनो ग्रुप रिमूव करना। दूसरी रिएक्शन है जो हमें पढ़नी है, ट्रांस डेअमाइनेशन रिएक्शन हमें पढ़नी है। इसमें जो क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड पे अमाइनो ग्रुप जो है निकल जाता है, वो दूसरे अमाइनो एसिड ग्रुप पे आ जाता है, यानी पुराने अमाइनो एसिड्स की ब्रेकिंग होती है, उनकी फिर ट्रांसफर होती है टू अनदर अमाइनो एसिड, उसको हम ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन में अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होता है, क्योंकि एक पे ब्रेक होगा तो दूसरे पे ट्रांसफर होगा। तो एक अमाइनो एसिड पे हमें पता है जहां ब्रेक होगा, मतलब सोचो ये बिल्कुल हम देखें डीअमाइनेशन रिएक्शन जैसी ही सिमिलर है, लेकिन अब फर्क है कि यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है दूसरे पे, एक पे ब्रेक हो रहा है तो दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप जो है NH2 ग्रुप है अमाइनो एसिड का, वो ट्रांसफर हो जाता है टू ए कीटो एसिड, यानी जब हमें अवेलेबल ना हो अमाइनो एसिड्स, क्योंकि जब हमने अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़ी बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, हमने तब कहा कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हम बना सकते हैं, हमारी बॉडी बनाती है, यानी जो हमारी बॉडी में कीटो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, तो उनको बनाने के लिए हम किस ऑलरेडी जो हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे जो हम डाइट में लेते हैं, हमें जो ज़रूरत होती है, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड से हम अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर लेते होंगे। तो जब उनसे हम अमाइनो ग्रुप लेंगे वो कीटो एसिड बनेंगे, जो फिर उनको हम ऐड करेंगे कीटो एसिड्स पे, तो वो वापस अमाइनो एसिड्स बनेंगे, उसको हम कहते हैं ट्रांस अमाइनेशन। इसमें इंटर कन्वर्जन होता है, यानी पेयर्स होते हैं, अगर इसमें एक अमाइनो एसिड होगा और दूसरा कीटो एसिड होगा, एक अगर अमाइनो ग्रुप देगा तो दूसरा लेगा, यानी वो ट्रांसफरिंग ऑफ वन अमाइनो ग्रुप टू द अनदर कीटो एसिड। तो ये पेयर्स में हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, कीटो को अमाइनो बना सकते हैं, अमाइनो को कीटो। बिल्कुल ये जो हमने डेअमाइनेशन रिएक्शन में देखा कि ग्लूटामेट कैसे बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या है, वो कीटो एसिड है, उससे हमने ग्लूटामेट बनाया, या ग्लूटामेट से वापस अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाया। तो इन रिएक्शंस को हम ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो इन रिएक्शंस को किस टाइप के एंजाइम्स जो है वो एक्ट करते हैं, तो हम अगर देखेंगे
उसमें आता है ट्रांस अमाइनेजेस, जिनको हम सेकेंड नाम है उनका अमाइनो ट्रांसफरेजेस। ट्रांस अमाइनेजेस या अमाइनो ट्रांसफरेजेस, नाम से ही है कि ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप है। अब ट्रांस अमाइनेशन की क्या जरूरत होती है, मतलब क्या फायदे हैं? तो जितने भी ट्रांस अमाइनेजेस है ये पीएलपी डिपेंडेंट है, यानी पायरिडॉक्सल फॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम्स है। इनको पीएलपी होना चाहिए एज अ को एंजाइम। और पीएलपी मैंने कहा कि वाइटामिन में हमें मिलता है, इट इज अ पार्ट ऑफ ए वाइटामिन, एक्चुअली वाइटामिन B6। तो जो भी स्पेसिफिक ट्रांसफरेजेस है वो हर एक पेयर के लिए होता है स्पेसिफिक। मतलब अगर हमें स्पेसिफिक अमाइनो एसिड बनाना है तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रांस अमाइनेज होगा, जैसे कि एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज या एलानिन ट्रांस अमाइनेज। ये एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज की अगर बात करेंगे तो ये एस्पार्टिक एसिड में ट्रांस एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट अमाइनो एसिड में पार्ट प्ले करते हैं तो स्पेसिफिक बनता है। और एलानिन ट्रांस अमाइनेज ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, इनको शॉर्ट में हम AST कहते हैं और ALT कहते हैं। ये कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन में। यहाँ पर इन रिएक्शंस में अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होता है, रिलीज नहीं होता है इन द फॉर्म ऑफ NH3 अमोनिया। जो डीअमाइनेशन रिएक्शन में है वहां अमोनिया बन जाता है, यहाँ पर अमोनिया नहीं बनता। ट्रांस अमाइनेशन सिर्फ अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफर होती है। जो ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शंस है रिवर्सेबल है, यानी अमाइनो एसिड से कीटो एसिड और कीटो एसिड से अमाइनो एसिड वापस बन सकता है। तो ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन जो है इससे जो अमाइनो ग्रुप्स है उनकी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है और प्रोडक्शन हो जाती है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्योंकि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें डाइट में मिलते हैं, उनको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को बनाना है वो कहाँ से बनाते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड से ही बनाते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू सेल की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कितने अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत है, तो तब वो उसी के अकॉर्डिंग ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शंस कर सकते हैं। जो अमाइनो एसिड्स होती है जिनकी ट्रांस अमाइनेशन हो जाती है वो अल्टीमेटली ग्लूटामेट में ही ये अंडरगो हो जाते हैं। ग्लूटामेट जो है ये वाहिद एक अमाइनो एसिड है जिसकी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हो जाती है। वो हमने पढ़ा इसलिए ग्लूटामेट का वहाँ जिक्र आता है बार बार। तो उसकी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन होती है, वाहिद एक अमाइनो एसिड है और ये कर पाता है हमें लिबरेट अमोनिया। जितने भी अमाइनो एसिड्स है लाइस जितने भी है एक्सेप्ट अब उनके बगैर लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ट्रांस अमाइनेशन, यानी लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेते हैं। अगर ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन में हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है, दो स्टेजेस। एक स्टेज जो है अमाइनो ग्रुप जो है वो पहले ट्रांसफर होगा, अमाइनो एसिड जो है वहां से अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा और ये किस पे बॉन्ड हो जाएगा? ये पीएलपी पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो है ना को एंजाइम का इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांस अमाइनेज तो होगा ही एंजाइम, उस पे ये अटैच होगा और ये बनाएगा पायरिडॉक्सल एमाइन फॉस्फेट। क्योंकि उस पे एमाइन पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को एमाइन ग्रुप अटैच करेंगे तो वो क्या बनाएगा? पायरिडॉक्सल एमाइन फॉस्फेट। और जो ये अमाइनो ग्रुप है पायरिडॉक्सल एमाइन फॉस्फेट का, फिर उसके बाद ट्रांसफर होगा कीटो एसिड। डायरेक्टली नहीं होगा, मतलब अमाइनो एसिड ने डायरेक्टली अमाइनो एसिड उठाया और कीटो एसिड पे डाला, नहीं, बल्कि कैरियर होगा जिसको हम पायरिडॉक्सल फॉस्फेट नाम दे सकते हैं। वो कैरियर क्या करेगा? वो इस क्या कहते हैं इस अमाइनो ग्रुप को उठाएगा और तब वो जब बिंड होगा तो पायरिडॉक्स अमाइन फॉस्फेट बनेगा। फिर उसके बाद ये पहुंचेगा कीटो एसिड और वहां पर ये कीटो एसिड को ये अमाइनो ग्रुप ऐड करवाएगा
और तब जाके हमें नया अमाइनो एसिड बनेगा और जो एंजाइम है वो वापस रिजेनरेट होगा विद पीएलपी, मतलब वो वापस यूज होगा क्योंकि पीएलपी वहां से मतलब फ्री होगा फ्रॉम अमाइनो ग्रुप, वो वापस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और ये रिएक्शन आगे चलती जाएगी और नए नए अमाइनो एसिड्स बनते जाएंगे। जितने भी ट्रांस अमाइनेजेस हैं उनको पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम पीएलपी कहते हैं। ये डेरिवेटिव बी विटामिन बी6 जो बी कॉम्प्लेक्स है विटामिन, आप अगर आगे पढ़ोगे विटामिन्स की कॉम्प्लेक्स आप देखोगे जितने भी को एंजाइम्स है वो बी कॉम्प्लेक्स से ही निकलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। सिंपल है और सिंपल रिएक्शन है, उतना नहीं जाना। ये मेटाबॉलिक जो था ये दो रिएक्शंस है, ये बिफोर होना ज़रूरी है। जो मेटाबॉलिज्म है अमाइनो एसिड का उसमें ये आता है। ट्रांस अमाइनेशन यानी हमें ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमें जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो बनाने हैं, तब ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन होगी। और डीअमाइनेशन रिएक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें अमोनिया चाहिए ये एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर यूरिया सिंथेसिस के लिए। अब हम देखते हैं जब अमोनिया बन जाता है, जब अमोनिया बन जाता है तब वो उसका क्या होता है, उसका फेट क्या होता है। अगर हम देखते हैं जितने भी अमाइनो एसिड्स है वहाँ पर ये अमोनिया जो है लिबरेट होता रहता है, कॉन्स्टेंटली लिबरेट होता रहता है। तो एक पीएच पे ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये अमोनियम आयन के तौर पे हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। NH3 अमोनिया ये एग्जिस्ट करता है फिजियोलॉजिकल पीएच जो हमारी बॉडी में है वहाँ पर एज अ NH4+ आयन। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हमने देखा, ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन और डीअमाइनेशन रिएक्शन जो है वही साइमल्टेनियसली होती है। पहले ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन होती है, हमने देखा कैसे ग्लूटामेट जो अमाइनो एसिड है वो कैसे कीटो एसिड से बना। ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन रिवर्सेबल है, यानी इस अमाइनो एसिड से कीटो एसिड से अमाइनो एसिड। तो पहले ग्लूटामेट बना, फिर ग्लूटामेट की क्या बनी डीअमाइनेशन रिएक्शन, और ग्लूटामेट से हमें अमोनिया लिबरेट हुआ। ये दोनों रिएक्शनें जो है साइमल्टेनियसली होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है। ये दोनों रिएक्शनें ट्रांस अमाइनेशन और डीअमाइनेशन रिएक्शंस दोनों साइमल्टेनियसली हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन जब होती है अमोनिया की तो इनकी कंसंट्रेशन सर्कुलेशन में बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि जो नॉर्मल प्लाज्मा लेवल है अमोनिया की है वो 10⁻20 mg/dl है। वो कितनी है 10 to 20 mg/dl है नॉर्मल। इसकी रीज़न क्या है, मतलब हालांकि अमोनिया मेटाबॉलिज्म में अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में अमोनिया जो है वो जनरेट होता है बहुत सारा, लेकिन फिर भी प्लाज्मा में नॉर्मल लेवल मतलब सर्कुलेशन में लो है। हैरानी की बात है कि फिर भी लो है। इसका रीज़न ये है कि जो अमोनिया है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है इमिडिएटली ताकि यूरिया सिंथेसिस यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि अमोनिया जो है ये भी एक टॉक्सिक कंपाउंड है हमारी बॉडी के लिए। अमोनिया जो है ये भी बिल्कुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह जो है ये हार्मफुल होता है। तो इसलिए हमारी सर्कुलेशन में ये बैलेंस्ड लो कंसंट्रेशन में रहता है ताकि ये इसका टॉक्सिक इफेक्ट ना रहे हमारी बॉडी में और ये जल्दी से यूरिया बने। यूरिया जो है वो हार्मलेस प्रोडक्ट है। तो
जो अमोनिया का ट्रांसपोर्ट है ये होता है बहुत सारे जो टिश्यूज है और लिवर के बिटवीन। ये किस शक्ल में होता है? ग्लूटामीन या एलानिन की शक्ल में, न कि एज अ फ्री अमोनिया, क्योंकि अमोनिया क्या है? हार्मफुल है। इसको हम ऐसे ये बना लिबरेट हुआ, बल्कि इसको कन्वर्ट करना पड़ता है लेस हार्मलेस या हार्मलेस शक्ल में, ताकि ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो अमोनिया डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, बल्कि हम क्या करते हैं वहाँ? ट्रांस अमाइनेशन डीअमाइनेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है। जो ही डीअमाइनेशन रिएक्शन हुई, अमोनिया निकला। अमोनिया क्या है? NH3 है। तो इससे तो ये अमाइनो ग्रुप NH2 है, यानी हम इससे अमाइनो ग्रुप निकाल सकते हैं। तो साथ में ट्रांस अमाइनेशन, ये ग्रुप किसी कीटो ग्रुप पे आ जाता है, वापस बनता है अमाइनो ग्रुप बन जाता है। तो इसीलिए इसकी मूवमेंट होती है, मगर रिएक्शंस में इन बिटवीन ट्रांस अमाइनेशन और डे अमाइनेशन। एज अ फ्री इसको हम बॉडी में छोड़ते नहीं, बिकॉज इट इज वेरी टॉक्सिक। यानी तो ये इसकी किस शक्ल में आता है? ग्लूटामीन, या आता है शक्ल एलानिन। ये अमाइनो एसिड है, यानी अमाइनो एसिड्स में बंद पड़े होते हैं। जब जरूरत होता है तब ये रिलीज होते हैं और ये यूरिया साइकिल में एंटर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं ग्लूटामीन जो है ये स्टोर हाउस है अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया को फ्री ब्लड में ऐसे मूव नहीं करने देते, बल्कि ये किस में बंद होता है? ग्लूटामीन में। हम देखते हैं कि ब्लड में अडल्ट्स में ये इनकी हाई कंसंट्रेशन अगर कितनी है, वो 8 mg/dl है। ग्लूटामीन स्टोरेज है, बिल्कुल ग्लाइकोजन। जैसे ग्लूकोज का स्टोरेज मॉलिक्यूल कौन है? ग्लाइकोजन। वैसे ही हमारा क्या हम बोलते हैं, हम देखते हैं कि वैसे ही ग्लूटामीन जो है ये स्टोरेज मॉलिक्यूल है अमोनिया का, और यही हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है अमोनिया को जहाँ पर हमें अमोनिया की ज़रूरत होती है। हमें पता है कि इसकी सिंथेसिस कहाँ पर होती है? लिवर में, ब्रेन में और मसल में। क्योंकि अमोनिया जो है वो रिमूव हो जाता है ब्रेन से। किस शक्ल में? ग्लूटामीन की शक्ल में। हाँ, मुझे भी लगा बहुत ज़्यादा ही बंद ही नहीं हो रहा है। इट्स ओके, ठीक है, मैं एंड करती हूँ। तो हम ये ट्रांसपोर्ट जो है अमोनिया एसिड का, ये कल पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी बस सोचो कैसे, मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब ये देखो वर्ड